हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है तन्मय सेन और आज मैं बीकॉम सेमेस्टर वन सीसीएफ सिलेबस के अंडर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उस चैप्टर के साथ इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अल्टीमेटली इस चैप्टर से एग्जाम में कितना क्वेश्चन आए या फिर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आए। तो एग्जाम में इस चैप्टर से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है। तो इस सब्जेक्ट को इन डेप्थ जानने के लिए हमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है, उस वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। अगर आसान भाषा में बोलें तो एंटरप्रेन्योर वो इंसान है या फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं मैंने मेरे स्लाइड्स में क्या लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। देखो पॉइंट नंबर वन में मैंने क्या लिखा है। ए पर्सन हु अरेंजेस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, integrates them together with the ultimate objective of running a business and bears all the risks and rewards of the venture is called an entrepreneur। तो entrepreneur वो इंसान है जो कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल, इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करता है, इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ इंटीग्रेट करता है विथ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग ए बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए ये आदमी ये सब काम कर रहा है और एंड में जाके उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट मिलता है या फिर उस बिजनेस को जो भी लॉस होता है, वो रिस्क और वो रिवॉर्ड दोनों ही जो इंसान बेयर करता है उसी को हम एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम, एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या लिखा हुआ है देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज। मैंने क्या कहा सबसे पहले कि एंटरप्रेन्योर वो है जो कुछ काम करते हैं। क्या क्या काम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लाना, उनको अरेंज करना, बिजनेस चलाना, बिजनेस का जो प्रॉफिट है या फिर जो लॉस है उसको बेयर करना। ये जो सारे काम हैं, ये काम करने का जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्लियर है? देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सम इनसाइट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मैं तब से एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप बार बार बोले जा रहा हूँ, इस वर्ड का पीछे का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। और अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, इन दैट केस अगर आप ये वाला जो पोर्शन है, यहां से यहाँ तक, अगर आप एग्जाम में आपको एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन लिखने आता है और उस डेफिनेशन में आप ये वाला पैराग्राफ इंक्लूड करके आते हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम इनसाइट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। देखो क्या लिखा हुआ है, द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्रेप्रेन्ड्रे व्हिच मींस टू अंडरटेक। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसको हम एंट्रेप्रेन्योर बुलाते हैं। और इस फ्रेंच वर्ड का मीनिंग है टू अंडरटेक, यानी कि कोई चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, कोई चीज को करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो एंट्रेप्रेन्योर से लिया गया है। इसका मतलब जो आदमी एक बिजनेस को चलाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, उसको हम लोग उस चीज को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द वर्ड फर्स्ट अपीयर्ड इन द ईयर 1723 इन द फ्रेंच डिक्शनरी डिक्शनर यूनिवर्सल डे कॉमर्स। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है, ये 1723 में पहली बार आया था एक फ्रेंच डिक्शनरी में। डिक्शनर यूनिवर्सल डे कॉमर्स नाम था उस डिक्शनरी का। अब क्या लिखा हुआ है देखो, आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचार्ड कैंटिलन, ये जो रिचार्ड कैंटिलन साहब है ना,
इनका नाम इनका नाम आपके एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन में आना ही आना चाहिए, क्योंकि यही पहले इंसान हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड को जिनने यूज किया था। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बाय प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स। एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ डेफिनेशन कुछ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सबसे पहले देखो जीन बैप्टिस्ट से ये क्या कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप shifts economic resources out of an area of lower and into an area of higher productivity and greater yield। इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक रिसोर्सेस को एक ऐसी जगह से उठाकर एक ऐसी जगह में शिफ्ट करता है जिस जगह का प्रोडक्टिविटी या जिस जगह का यील्ड यानी कि रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, देखो जोसेफ स्कम्टर जी क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है, देखो अच्छे से सुनना। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मीनिंग हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एंटरप्रेन्योर था, उसने क्या किया, एक दिन अपना क्रिएटिविटी लगाया, अपना इनोवेटिवनेस लगाया, अपना माथा लगाया और एक बिजनेस मॉडल को उसने एस्टेब्लिश किया। वो बिजनेस मॉडल अब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कुछ साल बाद क्या हुआ, एक नया एंटरप्रेन्योर मार्केट में आता है और वो क्या करता है, इस प्रेजेंट जो ये जो बिजनेस चल रहा है इस बिजनेस को थोड़ा मॉडिफाई करता है, थोड़ा उसमें अपना बुद्धि लगाता है और इस बिजनेस को एक नया रूप दे देता है। अब क्या होता है, ये जो पुराना वाला एंटरप्रेन्योर था उसका जो क्रिएटिविटी था, उसका जो बिजनेस मॉडल था, वो हो जाता है ऑब्सोलीट, यानी कि वो अब इररिलेवेंट हो जाता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो जोसेफ स्कम्टर जी बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड जो है वो है बेंजामिन हिगिंस जी। ये क्या बोलते हैं, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप इज द फंक्शन ऑफ सीकिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप एक फंक्शन है, क्या चीज का फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, अपने और एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करना ताकि हम एक नया प्रोडक्शन प्रोसेस को ले सके, नया प्रोडक्शन प्रोसेस कर सके। रेजिंग कैपिटल, यानी कि बिजनेस चलाने के लिए जो जिन पैसों का जरूरत है उन पैसों को लाना। हायरिंग लेबर, बिजनेस को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जिन लेबर्स का जरूरत है उन लेबर्स को हायर करना। अरेंजिंग फॉर अ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, बिजनेस को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स का जरूरत है उस रॉ मटेरियल्स का सप्लाई अरेंज करना। एंड कंबाइनिंग दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू अ गोइंग कंसर्न, यानी कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके हम एक बिजनेस बनाते हैं, या फिर एक बिजनेस में हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर देते हैं। तो बेंजामिन हिगिंस जी द्वारा दिया गया जो डेफिनेशन है, आई गेस अब वो क्लियर है उसका मीनिंग। एग्जाम में ऐसे मतलब नाम स्पेसिफिक आ सकता है कि आंसर, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गिवन बाय जॉन बैप्टिस्ट से, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो तीन इकोनॉमिस्ट हैं इनके द्वारा दिया गया जो डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लोगे तो इट विल बी ऑफ ग्रेट वैल्यू टू यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है फिफ्थ पॉइंट, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अकॉर्डिंग टू डैनहॉफ्स क्लासिफिकेशन। ये जो डैनहॉफ जी हैं इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को कुछ टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। तो पहला पढ़ते हैं, पहला टाइप इनोवेटिव और एग्रेसिव। देखो क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स हु आर इनोवेटिव एंड ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू। तो इनोवेटिव और एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ऑलवेज कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, रिस्क लेने की सोचते हैं, इसीलिए उनको हम एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है इलॉन मस्क जी का।
देखो इलॉन मस्क जी ने टेस्ला को बनाया। आप सब जानते ही होंगे टेस्ला एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और टेस्ला गाड़ियां जो है वो सेल्फ ड्राइव हो सकती हैं। तो ये एक इनोवेशन है, ये एक नया चीज है। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर्स कुछ नया करते हैं, कुछ नया चीज करते हैं, कुछ नया लाते हैं मार्केट में, कुछ नया प्रोडक्ट सोचते हैं, उनको हम इनोवेटिव या फिर एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन देखना, सेकंड टाइप देखना, इमिटेटिव और अडॉप्टिव। देखो इमिटेटिव के बगल में मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉपी कैट। यानी कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को इमिटेट करता है, उसको कॉपी करता है और अपने नए बिजनेस में उस मॉडल का जो मेन थीम है उसको अप्लाई करता है, तो उसको हम इमिटेटिव या फिर अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। देखो एग्जांपल लिया है मैंने सचिन बंसल जी और विनी बंसल जी का, जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स है। देखो अमेरिका में जो है Amazon नाम का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, बहुत फेमस था उस टाइम पर। लेकिन उस टाइम पर फ्लिपकार्ट, मतलब कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज से फॉर 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर इंडिया में क्या है ना, ऐसे फ्लिपकार्ट जैसा या फिर Amazon जैसा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था ही नहीं, लेकिन अमेरिका में था Amazon के नाम से। तो सचिन बंसल जी और बिनी बंसल जी को इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, इस चीज में उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्होंने क्या किया, यूएस में जो Amazon का बिजनेस मॉडल चल रहा था, उसी सेम बिजनेस मॉडल को इंडिया में इंडियंस के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर दिया। और आज के जमाने में देखो फ्लिपकार्ट कितना बड़ा हिट है। ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि आप किसी का कॉपी करो तो वो आपके लिए खराब ही हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द third type, which is Fabian entrepreneurs. Entrepreneurs who are very less prone to change and have an extremely careful or prudent approach in the business decision. उनको हम फेबियन एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। यानी कि फेबियन एंटरप्रेन्योर्स वो हैं जो कि काफी प्रूडेंट है और काफी केयरफुली कोई बिजनेस डिसीजन लेते हैं। वो जब एक बिजनेस डिसीजन लेते हैं, उस बिजनेस डिसीजन को लेने से पहले वो लोग 10 बार सोचते हैं और उस बिजनेस डिसीजन को लेने के बाद जो जो उसका आउटकम होता है, मतलब हो सकता है एक्सपेक्टेड जो जो उसका आउटकम हो सकता है, उसको पहले ही ये लोग एस्टिमेट कर लेता है और उसके बाद ही वो लोग बिजनेस डिसीजन लेता है। यानी कि जो एक बुद्धिमान या फिर जो एक काफी प्रूडेंट इंसान है, प्रूडेंट वे से जो अपना बिजनेस को करता है, जो प्रूडेंट वे से एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाता है, उसी को हम फेबियन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। देखो मैंने जैसे एग्जांपल लिया है रतन टाटा जी और मुकेश अंबानी जी का। ये लोग जो है ना, आप देखोगे कोई बिजनेस करने से पहले ना ये लोग 10 बार सोचते हैं। उस बिजनेस का जो भी आउटकम है, उस बिजनेस का जो भी रिस्क रिवॉर्ड है, उसको ये लोग पहले से ही एस्टिमेट करते हैं और उसके बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ इस बिजनेस को करना है या नहीं करना है। इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर। अब देखो क्या है फोर्थ और लास्ट टाइप, जो कि है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिखा है, ऑर्थोडॉक्स या फिर ओल्ड स्कूल entrepreneurs who are resistant to change and prefer traditional methods and structures। यानी कि ऐसे entrepreneurs जो कि चेंज होना ही नहीं चाहते हैं और ट्रेडिशनल जो बिजनेस करने का मेथड है, ट्रेडिशनल जो बिजनेस करने का स्ट्रक्चर है, उसी मेथड को और स्ट्रक्चर को ये लोग आगे ले जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका सबसे बड़ा फैमिली बिजनेस ओनर्स। ठीक है, फैमिली बिजनेस ओनर्स माने ऐसा कोई बिजनेस ओनर जो कि उसका जो बिजनेस है उसको अपने बाप या फिर अपने दादाजी से मिला हुआ है। ठीक है, बाप दादा का बिजनेस है। जैसे जैसे तुम लोग देखोगे ज्यादातर सोने का दुकान वाला, ज्यादातर किराने का दुकान वाला, ठीक है, मुदी का दुकान वाला, ये लोग क्या करता है ना, ये लोग एक जगह पे जो ये लोग का बिजनेस चलता हुआ रहता है, ये काफी सालों से चलता हुआ रहता है और ज्यादातर टाइम ये लोग ये बिजनेस अपने पिताजी से या फिर अपने दादाजी से डिराइव करता है। तो ये लोग क्या करता है, उस बिजनेस में कोई इनोवेशन, कोई नया चीज लाने का कोशिश ही नहीं करता है। ये लोग क्या करता है, वो जो पुराना मेथोडोलॉजी, वो जो पुराना बिजनेस का स्ट्रक्चर जो कि बाप दादा के जमाने में चला आ रहा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस को आगे ले जाता है। तो ये है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स का मीनिंग। ठीक है, अब देखो एक टर्म है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, पॉइंट नंबर 5।
इसका मीनिंग है एंटरप्रेन्योरशिप दैट एड्स द सोसाइटी बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स एंड वर्क फॉर अ सोशल कॉज। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप जो कि सोसाइटी का जो प्रॉब्लम्स है उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करता है, या फिर सोसाइटी का जिस बिजनेस से भला हो, जिस एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी से सोसाइटी का कुछ भला हो, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप करता है, वैसे बिजनेस करता है, उसको हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ग्रामीण बैंक का। ये जो ग्रामीण बैंक वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले बांग्लादेश में आया था। क्या था, बांग्लादेश जब शुरू शुरू में ये लोग इंडिपेंडेंट हुआ था तो काफी अंडर डेवलप्ड एक नेशन था। और उस टाइम पर ना बांग्लादेश में बैंकिंग फैसिलिटी जो था वो पूरा देश में स्ट्रेच्ड आउट नहीं था। देश के कुछ इंपॉर्टेंट जगह, देश के कुछ बड़े जगह जैसे कैपिटल हो गए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, देश का जो कैपिटल हो गया, देश का जो बड़ा बड़ा सिटी हो गया, वहीं पे सिर्फ बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल था। अब बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन था वो तो पूरा देश में फैला हुआ था, छोटा छोटा गांव बसा के सब लोग रहता था वहां पे। ठीक है, तो वो छोटा छोटा गांव बसा के जो आदमी लोग रहता था, वो लोग ना बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल ही नहीं कर पाता था। तो बांग्लादेश ने क्या किया, ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने हर गांव में गया, उन्होंने हर गांव को रीच किया, हर गांव में ग्रामीण बैंक का एक ब्रांच खोला जा, ताकि वो जो गांव के लोग हैं ना, वो लोग भी बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर सके। तो देखो, ग्रामीण बैंक खोलने की वजह से बांग्लादेश का जो एक प्रॉब्लम था, रूरल एरिया में जो प्रॉब्लम था, बैंकिंग फैसिलिटी वो लोग अवेल नहीं कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, यानी कि सोसाइटी का कुछ भला हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये जो इंट्राप्रेन्योर है ना, ये ए है, ए है। आई होप समझ में आ जाए। ठीक है, तो इंट्राप्रेन्योर है। रुको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये ई नहीं, ए है। सो देखो, इंट्राप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर कौन है या इंट्राप्रेन्योर क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन एम्प्लॉय टेक्स अप entrepreneurial activities within his organization, then he or she is termed as an intrapreneur। तो बेसिकली इंट्राप्रेन्योर एक कंपनी का एम्प्लॉय है जो कि ऐसा कुछ काम कंपनी के अंदर करता है, या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटीज में अपने आप को कंपनी के अंडर में इन्वॉल्व रखता है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस का कोई मालिक है, अगर बिजनेस का मालिक का काम बिजनेस का एम्प्लॉय करने लगे तो उसको हम इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। आसान भाषा में यही इसका मीनिंग है। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 8, टेक्नोप्रेन्योर। टेक्नोप्रेन्योर इज अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर हु यूजेस टेक्नोलॉजी एज हिज मेन पिलर ऑफ बिजनेस। यानी कि टेक्नोप्रेन्योर भी एक एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिजनेस करने का जो मेन पिलर है, मतलब जिस चीज को लेके वो बिजनेस करता है वो टेक्नोलॉजी है। यानी ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, टेक्नोलॉजी को बेस लेते हुए अपना बिजनेस करता है, उसको हम लोग टेक्नोप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 9, इकोप्रेन्योर। इकोप्रेन्योर मीन्स क्रिएटिंग बिजनेस दैट सॉल्व्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और ऑपरेट सस्टेनेबली। देखो बहुत बच्चे इकोप्रेन्योर और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कंफ्यूज होते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जो कि सोसाइटी का फायदा करे, और इकोप्रेन्योरशिप का मीनिंग है ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जो कि हमारे इकोसिस्टम का फायदा करे, हमारी एनवायरनमेंट को उससे कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स क्रिएटिंग बिजनेस दैट इन्वॉल्व ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और ऑपरेट सस्टेनेबली। सस्टेनेबली ऑपरेट करने का मतलब यह है कि हम अपने बिजनेस को ऐसे एक वे से चलाएंगे जिससे सबसे कम से कम, ठीक है, जिससे सबसे कम से कम रिसोर्सेस यूज हो और लंबा टाइम तक बिजनेस चले। ठीक है, तो रिसोर्सेस अगर हम कम यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट का जो डिप्लीशन है, एनवायरनमेंट का जो
डिग्रेडेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, आई गेस एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेफिनेशन है वो क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 7 जो है, डिफरेंसेस बिटवीन इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, 1 सेकेंड, ये होगा। हाँ देखो, डिफरेंसेस बिटवीन इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, सॉरी। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक काफी लेजिट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में जरूर से जरूर पूछ सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए आराम से आ सकता है एग्जाम में। तो देखो क्या है, सबसे पहले बेसिस, मीनिंग। एंटरप्रेन्योर का मीनिंग मैंने पहले ही बोला आपको, ठीक है। और इंटरप्रेन्योर का मीनिंग भी मैंने अभी जस्ट ऊपर पॉइंट नंबर 7 में समझाया है। तो जब भी आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए तो सबसे पहले आप इन दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे अलग अलग, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है ना, मैंने जो बोला कि एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस का जो प्रॉफिट है या फिर बिजनेस का जो लॉस है उसको बेयर करना पड़ता है। अब अगर एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपने बिजनेस का फुल प्रॉफिट का एंजॉय वही लेगा, और अपने बिजनेस में अगर उसको कोई लॉस होता है तो उसका जो बर्डन है वो भी पूरा एंटरप्रेन्योर को अपने कंधे पे ही लेना पड़ता है। लेकिन इंटरप्रेन्योर क्या है ना, बिजनेस का एम्प्लॉय है। अब बिजनेस को लॉस हो रहा है या फिर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, इससे एंटरप्रेन्योर को एज सच कुछ जाता आता नहीं है। उसको तो अपना दिन का सैलरी या फिर अपना महीने का मतलब सैलरी उसको तो मिल ही जाना है, ठीक है। तो बिजनेस अगर प्रॉफिट में चलता है तो एंटरप्रेन्योर को उससे कोई फायदा भी नहीं है, और अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो एंटरप्रेन्योर को उससे कोई लॉस भी नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर हैज टू बियर कंप्लीट रिस्क और एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू बियर कंप्लीट रिस्क। बिजनेस का जो कंप्लीट रिस्क है वो एंटरप्रेन्योर को बियर करना पड़ता है और एंटरप्रेन्योर को बियर नहीं करना पड़ता है। देखो ओनरशिप स्टेटस, ओनरशिप स्टेटस में एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस का ओनर होता है, और इंटरप्रेन्योर है, जो इंटरप्रेन्योर होता है वो बिजनेस का एम्प्लॉय होता है, ठीक है। ये तो इंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन में भी मैंने लिखा हुआ है। अब देखो गोल्स, अच्छे से सोचो इस बात को कि अगर तुम एक बिजनेस के मालिक हो तो तुम क्या चाहते हो, कि मेरा बिजनेस अच्छे से चले, मेरा बिजनेस ग्रो हो, मेरा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चले, मेरा बिजनेस का प्रॉफिट इनहेंस हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, वो क्या चाहेगा, कि हम इतना अच्छा से काम करेंगे कि मेरा सैलरी बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा पर्सनल करियर में डेवलपमेंट हो जाए। तो यही मैंने लिखा है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना बिजनेस का लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोचता है और बिजनेस के ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ के लिए सोचता है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है और अपने फायदे के लिए काम करता है बिजनेस में। देखो लास्ट जो है पॉइंट वो है कंपटीशन। अब एंटरप्रेन्योर बिजनेस का मालिक है, उसका अगर कोई कंपटीशन है तो दूसरा बिजनेस है, ठीक है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर जो है वो बिजनेस का मालिक नहीं है, और उसका अगर कोई लेजिट कॉम्पिटिटर है तो वो उसी बिजनेस के अंदर जो बाकी केपेबल एम्प्लॉयज है ना, उसके साथ इंट्राप्रेन्योर का कंपटीशन है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर फेसेस कंपटीशन फ्रॉम मार्केट, यानी कि मार्केट में जो अलग अलग कंपनीज हैं उनसे जो कंपटीशन है वो एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है। और इंटरप्रेन्योर फेसेस कंपटीशन फ्रॉम अदर केपेबल एम्प्लॉयज, यानी कि इंटरप्रेन्योर को जो कंपटीशन फेस करना होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम अदर केपेबल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स जो है आप आई गेस इजीली रिटेन कर पाएंगे, एग्जाम तो काफी इजी है, आप अपने से सोचोगे तो ही एग्जाम में आ जाए, मतलब एग्जाम में आप लिख पाओगे इसको, ठीक है। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। लेट्स गो टू दी अदर पॉइंट। थोड़ा यहाँ पे नंबरिंग इधर उधर हो गया है, ठीक है। ये जो है ये 1 नहीं, ये 8 होगा, 8, क्योंकि वो 7 पॉइंट था ना, और ये होगा 9। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर जो है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर एंटरप्रेन्योर किस किस चीजों से बना हुआ होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब एंटरप्रेन्योर को हर वक्त अपॉर्चुनिटी का सर्च करना रहना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का सर्च करते रहना है, जहां अपॉर्चुनिटी दिखा नहीं कि बिजनेस प्लान लगा देना है, उस मॉडल में घुस जाना है, उस जगह पे घुस जाना है, ठीक है।
ये हो गया सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर तुम अपॉर्चुनिटी का सर्च में नहीं रहेगा ना, तो कभी भी अपॉर्चुनिटी को देख भी नहीं पाएगा, अपना बिजनेस को उस हिसाब से अडेप्ट भी नहीं कर पाएगा, और अच्छा बिजनेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस को कैरी ऑन भी नहीं कर पाएगा। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो अगर तुम बिजनेस करता है, अगर तुम एंटरप्रेन्योर है, अगर तुम बिजनेस करता है, तो उस बिजनेस के साथ ऑलवेज रिस्क और अनसर्टेनिटी मतलब एकदम साथ में साथ चलेगा। ठीक है, आज हो सकता है कि तुमको प्रॉफिट हो जाए, आज हो सकता है कि तुमको लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये है रिस्क और अनसर्टेनिटी, मतलब कल क्या हो वो आज पता नहीं है। ये जो चीज है, ये जो एलिमेंट है कि कल क्या हो आज पता नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के साथ एकदम हैंड टू हैंड चलता है। ठीक है, देखो थर्ड चीज क्या है, एबिलिटी टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो मैंने पहले ही कहा है कि एंटरप्रेन्योर के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको साथ में लाने का, ऑर्गेनाइज करने का और उनको अरेंज करने का जो एबिलिटी है वो होना चाहिए। अगर ये एबिलिटी है ही नहीं किसी के पास, तो वो कभी एंटरप्रेन्योर अल्टीमेटली बन ही नहीं सकता। ठीक है, नंबर डी में देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तुमको ना हर वक्त अगर बिजनेस चलाना है और बिजनेस में सक्सेसफुली बिजनेस को चलाना है और सक्सेसफुली बिजनेस में डटे रहना है ना, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन हर वक्त तुम में होना चाहिए। क्रिएटिव होना पड़ेगा। ठीक है, कि नया कुछ करते हैं, नया कुछ करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे बिजनेस चलता है सालों साल, तो उसका प्रोडक्ट या फिर उस बिजनेस का जो सर्विस है, मान के चलो कोई सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, तो वो जो चीज है ना वो मोनोटोनस हो जाता है। और कुछ समय के बाद ना उसमें कुछ नया इनोवेशन, कुछ नया क्रिएटिविटी लाने का जरूरत पड़ता रहता है, ताकि वो बिजनेस मॉडल या फिर वो बिजनेस सालों साल आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स में रहना ही चाहिए, तभी वो अपना बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर कर पाए। अब देखो ई नंबर है बिजनेस प्लानिंग। मतलब बिना प्लान के आज तक तुम कुछ किया है लाइफ में? अगर हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं ना, तो उसका भी प्लानिंग करके चलते हैं। और बिजनेस जैसा इतना बड़ा एक तो वेंचर अगर किसी को चलाना है, तो उसको तो अच्छे से बिजनेस को प्लान करना ही पड़ेगा ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर्स का। ठीक है, और लास्टली है विजनरी। विजनरी का मतलब है एंटरप्रेन्योर ना फ्यूचर में अपना बिजनेस को कहाँ देखना चाहता है, फ्यूचर में अपना बिजनेस को कहाँ तक ले जाना चाहता है। ये जो आइडिया है, ये एक एंटरप्रेन्योर का एकदम क्लियर होना चाहिए। वो विजनरी होना चाहिए। अगर वो विजनरी नहीं होगा ना, फ्यूचर उसको अपने बिजनेस का नहीं पता होगा, अपने बिजनेस का डेस्टिनेशन नहीं पता होगा ना, तो वो अच्छे से बिजनेस कभी कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये पर्सनल क्वालिटीज उसमें रहना अनिवार्य है। तो सबसे पहला चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आदमी सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तभी वो जाके एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। क्योंकि अगर आदमी में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये जो मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, अगर मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, तो मैं बात भी नहीं कर पाता। वैसे ही अगर एक आदमी को अपना बिजनेस चलाना है, तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने आप में ये विश्वास लाना पड़ेगा कि हाँ, आई कैन रन दिस बिजनेस, आई कैन डू दिस बिजनेस। तभी जाके वो अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। सेकेंड थिंग है क्रिएटिविटी। ये तो मैंने आपको बोला ही कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, नहीं तो आप बिजनेस तो बना लोगे। ठीक है, बिजनेस तो आप बना लोगे, लेकिन उस बिजनेस का जो सस्टेनेबिलिटी है, उस बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म उसको जो चलाने वाला बात है ना, वो नहीं ला पाओगे अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होगा तो। ठीक है, थर्ड थिंग जो है वो है क्लियर विजन। क्लियर विजन माने आपका जो बिजनेस का डेस्टिनेशन है, आपको बिजनेस में क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ये जो विजन है ये आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए कि आपको बिजनेस में करना क्या है। ठीक है, डी नंबर पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब उद्योग, कोई चीज को करने का जो पहला स्टेप है उसको हम लोग इनिशिएटिव बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर तो वही होता है ना जो कि बिजनेस को चलाता है, बिजनेस को शुरू करता है, तो उसमें तो इनिशिएटिव होना ही चाहिए। देखो क्वालिटी कॉन्शियसनेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा है ना जो कि अपना बिजनेस का जो प्रोडक्ट है या फिर अपना बिजनेस का जो सर्विस है, उसके क्वालिटी को लेके कॉन्शियस नहीं है, तो उसका बिजनेस लॉन्ग रन तो छोड़ो, थोड़ा ही दिन में ठप पड़ जाएगा। क्योंकि क्वालिटी
सबसे पहले उसको इंश्योर करना पड़ेगा, तभी जाके उसका बिजनेस चलेगा। तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। एफ नंबर पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? जैसे कि मैंने बोला कि क्रिएटिव होना पड़ेगा, जैसे जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है उसको ग्रैब करना पड़ेगा। वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है, क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस चलता रहेगा ना लॉन्ग टर्म में, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। अगर आप उस समय पर फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, अगर आप अपने बिजनेस को उस नए ट्रेंड के हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा आपका बिजनेस। ठीक है। नंबर जी पॉइंट है लीडरशिप। ऑब्वियसली ये तो एक ऑब्वियस सा पॉइंट है। ठीक है। लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर करता क्या है? सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लाता है और बिजनेस चलाता है। अब ये सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लाने के बाद सबको लीडरशिप भी तो देना पड़ता है उसको। सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बोलना भी तो पड़ता है कि तुम ये करेगा, तुम ये करेगा, तुमको ये काम करना है। तो ये जो लीडरशिप कैपेबिलिटीज है, ये जो लीडरशिप देने वाला जो कैपेबिलिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक एंटरप्रेन्योर के मतलब अंदर हो। ठीक है। एच है मोटिवेटिंग पावर। आपको ना आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने आना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, तो आपके एम्प्लॉयज को आप अच्छे से मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि वो अपना प्रोडक्टिविटी ना खोए, ताकि वो अपना एफिशिएंसी ना खोए। ठीक है। टाइम टू टाइम उन लोग से बात करके, उन लोग को कुछ रिवॉर्ड्स देके, ठीक है, आपको उसको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर अगर अच्छा मोटिवेटिंग पावर उसके पास नहीं है ना, तो उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म में नहीं चला पाएगा वो। अगला चीज है टीम वर्क। देखो, एंटरप्रेन्योर ना है तो ऐसे देखा जाए तो बिजनेस का मालिक, लेकिन उसको ना बिजनेस में टीम वर्क लाना पड़ेगा और खुद भी उस टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, ताकि उसका बिजनेस अच्छे से चल पाए। अगर उसका टीम वर्क करने का जो एबिलिटी है वो अच्छा रहेगा ना उसके पास, तो वो काफी अच्छे से अपना बिजनेस को चला पाएगा। देखो, अगला है एबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग मतलब ना जोड़ना। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको जोड़ना, ये जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के पास होने के लिए। ठीक है। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है जो कि एक एंटरप्रेन्योर के पास होना ही चाहिए, अगर उसको लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है या फिर बिजनेस भी करना है। ठीक है। अगला चीज है डिसिप्लिन। अगर बिजनेस का मालिक ही डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो बिजनेस का एम्प्लॉय लोग डिसिप्लिन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो जो बिजनेस का मालिक है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको सबसे पहले अपने आप के अंदर ना एकदम अच्छा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। एकदम डिसिप्लिन वे में उसको चलना पड़ेगा, तभी जाके उसका बिजनेस अच्छे से लॉन्ग टर्म में चलेगा भी, और उसका जो सबॉर्डिनेट है वो लोग भी इस चीज को देख के फॉलो करेगा। अगर मालिक ही एकदम मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे पड़ा रहेगा दिन भर, काम काम कुछ करेगा नहीं, एकदम सुस्ता के पड़ा रहेगा, तो एम्प्लॉय लोग क्या करेगा? वो लोग भी सुस्ताएगा। लेकिन अगर मालिक डिसिप्लिन्ड है, अगर मालिक अच्छा से काम करता है, शिद्दत से काम करता है, तो सारा एम्प्लॉय भी उस चीज को इमिटेट करता है। ठीक है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का माने हुआ कि आपको अपना जो काम है, आपका जो कर्म है, उसमें ना कंसिस्टेंट रहना है। जैसे आप लोग क्या करते हो, एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन नहीं पढ़ते हो, फिर तीसरा दिन पढ़ते हो, 2 दिन नहीं पढ़ते हो, फिर 4-5 दिन नहीं पढ़े, फिर पढ़ते हो। ऐसे करके पढ़ाई करोगे ना तो नहीं होगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा? हर दिन थोड़ा 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 करके। ठीक है। हर दिन भले ही 2 घंटा पढ़ो, हर दिन भले ही 3 घंटा पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। ये जो हर दिन मतलब ये जो हर दिन चलने वाला जो है, ये जो हर दिन करने वाला काम है, इसी को हम लोग कंसिस्टेंसी बुलाते हैं। ठीक है। तो बिजनेस का जो मालिक है, उसका भी जो बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको एकदम कंसिस्टेंटली हर दिन निभाना पड़ेगा, तभी जाके उसका बिजनेस लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होगा। और लास्ट चीज है भाई, डेडिकेशन। अपना बिजनेस को लेके ना उसको एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एकदम पूरा फुल हार्ट से उसको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा अपना बिजनेस के लिए, तभी जाके उसका बिजनेस लॉन्ग रन में आगे बढ़ पाएगा। ठीक है। तो ये सब पर्सनल क्वालिटीज है। आई गेस ये वाला पॉइंट भी काफी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।
देखो फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। वो पॉइंट नंबर 10 है और ये वाला जो है ये पॉइंट नंबर 11 है। देखो फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का क्या क्या काम है हम वो जानने वाले हैं। 14 लग रहा है। अब ठीक है आई गेस। हाँ, तो फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जेनरेटिंग बिजनेस आइडियाज। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस आइडिया चाहिए भाई माथा के अंदर, कि हाँ भाई साहब मेरे को ऐसे बिजनेस करना है और ये बिजनेस करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला फंक्शन है आपका। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये सबसे पहला फंक्शन है कि आपको बिजनेस का जो आइडिया है उसको जनरेट करना है। सेकंड थिंग है देखो, अरेंज फिनांस फॉर द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा का जरूरत है ना, उस पैसा को लाना, ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थर्ड थिंग है देखो, अरेंजिंग वर्कफोर्स। बिजनेस को चलाने के लिए आपको लेबर्स, कुछ स्टाफ, ये सब जरूरत है। उन स्टाफ्स को, उन लेबर्स को अरेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो नंबर डी, डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में डिसीजन लेना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर का। बिजनेस में क्या करना है, बिजनेस में क्या नहीं करना है, बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है, बिजनेस में कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा निकालना है कहाँ से, ये सब ना डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो गया। और ये सब एक एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है डेली बेसिस। देखो अगला चीज है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। कोई भी बिजनेस है ना, वो एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, वो एक गोल को, क्या बोलते हैं, गोल को कंप्लीट करने का, फुलफिल करने का कोशिश करता है, वो गोल को पाने का उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो गोल है, ये बिजनेस प्लान्स है। ठीक है, ये बिजनेस प्लान बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एंटरप्रेन्योर का है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेस प्लान बनाना है और अपना एम्प्लॉयज को उस बिजनेस प्लान को फॉलो करने के लिए डायरेक्ट करना है। ठीक है, देखो अगला चीज है मार्केट रिसर्च। अगर आपको एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश करना है ना, तो पहले पूरा मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा कि इस मार्केट में हो क्या रहा है, ये मार्केट में कैसा टाइप का प्रोडक्ट चलता है, ये मार्केट में कैसा टाइप का सर्विस चलता है, इस मार्केट में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इस मार्केट में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कितने दिनों बाद आता है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले आपको अच्छे से रिसर्च एंड एनालाइज करना पड़ेगा। और वो भी फंक्शन जो है वो एंटरप्रेन्योर का ही फंक्शन होता है। देखो इनोवेशन इन बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसमें इनोवेशन लाना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। जैसे कि मैं शुरू से आपको बोले आ रहा हूँ कि बिजनेस कुछ सालों बाद ना मोनोटोनस होता रहता है। और अगर आप उस बिजनेस में क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं दिखाओगे, कुछ अलग नहीं करोगे, तो वो बिजनेस का जो डिजायर्ड ग्रोथ है, जो डिजायर्ड उसका लाइफ टाइम है ना, वो नहीं मेंटेन कर पाओगे आप। ठीक है, तो बिजनेस में आपको इनोवेशन लाते रहना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो अगला फैक्टर है रिस्क टेकिंग। ये तो ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर का ही अकेले का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस का जो भी रिस्क है, जो भी रिवॉर्ड है, वो एंटरप्रेन्योर अकेला ही बेयर करता है। ठीक है, तो वो तो एक उसका फंक्शन हो ही गया। देखो अगला है मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर प्रोसेस और बिजनेस। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और उसका छोटा बिजनेस है ना, तो वही मालिक है और टू एन एक्सटेंट वही काफी एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है। तो एंड ऑफ द डे में जाके ना अपना बिजनेस को चलाना उसी को पड़ता है। अपना बिजनेस का जो एंटायर प्रोसेस है ना, उसको उसी को मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर एक कोई छोटा एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए ये एक फंक्शन बन जाता है। देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस प्लान, आपने जो बिजनेस प्लान बनाया, मार्केट रिसर्च किया, जो गोल्स, जो स्ट्रेटेजीज आपने बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एंटरप्रेन्योर पे ही आता है। हाँ, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर डायरेक्ट करता है अपना सबऑर्डिनेट्स को कि हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे काम करो, लेकिन जो मेन इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है ना, वो एंटरप्रेन्योर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठकर ही करता है। ठीक है, तो आई गेस ये फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ we'll move on to the next point, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो एंटरप्रेन्योरशिप
चाहिए क्यों, सोसाइटी में इसका क्या देन है, सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चाहिए, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले है सोशल डेवलपमेंट। एक सोसाइटी में जब कोई नया बिजनेस इमर्ज होता है ना, तो क्या होता है, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। उस सोसाइटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जॉब मिलता है। उस सोसाइटी में जो स्किल्ड लेबर है उनको वेज मिलता है। उस सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर होता है। कि मतलब मान के चलो मेरा एक लोकेलिटी है, वहां पे मैंने एक बड़ा सा बिजनेस सेटअप किया। अब उस लोकेलिटी का क्या है, रास्ता बहुत खराब था। अब जैसे ही मैंने वहां पे बड़ा सा बिजनेस सेटअप किया, तो उसी का देखा देखी बहुत सारा अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, उसी सेम एरिया के आसपास अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, अपना बिजनेस का प्लान आके लगा देते हैं। तो क्या होता है, उस पूरे जगह का ना डेवलपमेंट होता है। वहां पे नया नया दुकान खुलता है, नया नया छोटा छोटा बिजनेस शुरू होता है, नया लोग वहां पे आता है, वहां का रोड्स, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डेवलप होता है। तो अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योरशिप के चलते ना सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। देखो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो मैंने बोला ही, अगर मैं आज एक नया बिजनेस शुरू करता हूँ तो मुझे काफी वर्क फोर्स का जरूरत पड़ेगा। अब जो वर्क फोर्स मैं हायर करूंगा उन सबको ना एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जिन जिन आदमियों को मैं हायर करूंगा उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग है, देखो इनोवेशन। जब कोई नया बिजनेस आता है ना, तो वो बिजनेस कुछ इनोवेशंस के साथ आता है, कुछ नया होता है उस बिजनेस में। उस नया होने के चलता, मतलब उस नया होने के चलते क्या होता है कि आदमी लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने वही लिखा है, देखो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योरशिप से इनोवेशन आता है, और इनोवेशन से आदमी लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहन सहन का तरीका है ना, वो बेहतर होते जाता है दिन दिन। देखो अगला चीज है वेल्थ क्रिएशन और मोबिलाइजेशन ऑफ आइडल फंड्स। वेल्थ क्रिएशन या फिर मोबिलाइजेशन ऑफ आइडल फंड्स को क्या है ना, हम ऐसे समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे पैसे का जरूरत है। मैंने क्या किया, मेरे लोकेलिटी में जो पैसे वाले आदमी थे उन लोग से बोला कि देखो भाई मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को पैसे का जरूरत है। अब अगर मैं एक ऐसे लोकेलिटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे आदमी लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा गांव देहात का इलाका है, ठीक है, तो उस एरिया में क्या होता है ना, आदमी लोग अपना जो सेविंग्स है उसको या तो बैंक में रख देता है और बहुत मिनिमल सा इंटरेस्ट कमाता है उस पे, या तो घर ही में रख के रखता है। तो क्या होता है, जो फंड्स है, जो आइडल फंड्स है ना, वो ठीक से मोबिलाइज नहीं हो पाता है, वो ठीक से यूज नहीं हो पाता है। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप के चलते ना, वो जो आइडल फंड्स है उनको एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में यूज करता है और उस फंड से और फंड जनरेट करता है। ठीक है। ऐसे वेल्थ क्रिएशन भी होता है, नेशन का वेल्थ क्रिएशन होता है। एक आदमी का वेल्थ जो है, उसका पूंजी जो है वो बढ़ता है। ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या है, एलिमिनेशन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आसाम, मेघालय, ये सब साइड के एरिया से बिलोंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, उस रीजन से बिलोंग करता हूँ। अब कंपेयर टू कोलकाता, कंपेयर टू दिल्ली, कंपेयर टू मुंबई, वो जो एरिया है ना, वो जो इलाका है, वो जो स्टेट है, वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। और इनकम का बोलो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बोलो, इसका जो डिस्पैरिटी है, इसका जो डिफरेंस है ना, वो आसामीज पीपल में, वो नागालैंड के पीपल में, एज कंपेयर टू दिल्ली के आदमी लोग, कोलकाता के आदमी लोग, मुंबई के आदमी लोग, वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत डिफरेंस है। ठीक है। दिल्ली में अगर फॉर एग्जांपल पर कैपिटल इनकम पर ईयर अगर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया है, वहीं पे असम, मेघालय में, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ये कोई मतलब फैक्ट्स नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि क्या होता है डिस्पैरिटी। अगर एक दिल्ली का आदमी साल भर में, मतलब साल भर में अगर वो फॉर एग्जाम्पल 6 लाख 7 लाख रुपया कमाता है, तो एक असम का, मेघालय का आदमी ना वहीं पे साल भर में 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसा कमाता है। तो जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का
जो इनकम का जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के आदमी लोग के साथ ना, और एसएमईज लोग के साथ, ये नागालैंड के लोग के साथ, ये जो डिस्पैरिटी है ये बहुत ज्यादा है। तो इस डिस्पैरिटी को अगर कम करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पे एक बड़ा रोल है। मान के चलो, आज असम में, मेघालय में रिलायंस अपना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दे, अपना बहुत बड़ा बिजनेस का फैक्ट्री वहां पे जाके सेटअप कर दे। वहां पे बिजनेस अगर वो सेटअप करता है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वहां पे रोड्स डेवलप होंगे, वहां पे नए लोग आएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो एरिया है, उस एरिया के साथ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई का जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंसेस है इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन सैलरी, इन अर्निंग्स, ये धीरे 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 घटता जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एलिमिनेशन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर जी में क्या बोलता है, बूस्ट नेशनल इनकम। ऑब्वियसली, अगर आज नया नया बिजनेस इंडिया में दिन प्रतिदिन आता रहता है, तो नया नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नया वेल्थ क्रिएशन होगा। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ओवरऑल पूरे नेशन का जो इनकम है वो धीरे 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 बढ़ते रहेगा। ठीक है, और लास्ट में है प्रोमोट्स एक्सपोर्ट। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, वो प्रोमोट करने के लिए नया बिजनेस का बहुत जरूरी है, नया बिजनेस बिजनेस का बहुत जरूरत है। अगर आज के डेट पे मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ जो कि हम मैं बाहर में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बाहर देश में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो क्या हो रहा है, मैं अपना बिजनेस तो बना ही रहा हूँ, अपना पॉकेट तो भारी कर ही रहा हूँ, नेशनल इनकम को बढ़ावा दे ही रहा हूँ, उसके साथ साथ ना इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाने में मैं योगदान दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे एंटरप्रेन्योरशिप के। आई गेस एक एक पॉइंट क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर्स, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि क्या क्या चीज है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें दो मेन है, देखो, पहला है इंटरनल डिटर्मिनेंट, दूसरा है एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट। इंटरनल डिटर्मिनेंट क्या है, अपने, अगर एक एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर जो जो चीज है, वो चीज अगर उसको एंटरप्रेन्योर बनने में कोई चीज मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई वे से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसको हम लोग इंटरनल डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि देखो, एम्बिशन, एक आदमी कितना एम्बिशियस है अपने बिजनेस को लेकर, इस फैक्ट से, मतलब ये फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस कितना अच्छा बनेगा। दूसरा है एक्सपीरियंस, एक आदमी के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज है, ये चीज भी डिटरमाइन करता है कि उसका बिजनेस कितना अच्छा चलेगा। वैसे ही स्किल्स भी है, एक आदमी के पास अगर अच्छा स्किल रहेगा तो वो अच्छा से बिजनेस को चला पाएगा। और वैसे ही सपोर्ट भी है, मेंटल सपोर्ट, उसके घर वालों से उसको जो सपोर्ट मिलता है, एक आदमी है, अगर उसके घर वालों से, उसके आसपास वालों से उसको अच्छे से मेंटल सपोर्ट मिलता है तो वो अच्छा काम कर पाएगा, वो अच्छा बिजनेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स वो है जो कि आदमी के, मतलब एक एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, उसको हम लोग एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि देखो, इकोनॉमिक फैक्टर्स, अभी देश में रिसेशन चल रहा है कि इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, देश का इकोनॉमी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी मैं अगर एक नया बिजनेस लाता हूं तो वो बिजनेस अच्छा चले या ना चले। इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है कि उस टाइम पर नेशन में इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या हाल चल रहा है, मतलब इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा है। अगर नेशन में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन रहेगा, तो अगर मैं आज की डेट में एक अच्छा बिजनेस लाता हूँ तो वो बिजनेस ग्रो करेगा। अगर नेशन में रिसेशन रहेगा, ठीक है, नेशन का सब चीज गिरता हुआ रहेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरता हुआ रहेगा, नेशन का पर कैपिटा इनकम गिरता हुआ रहेगा,
लोगों का परचेसिंग पावर गिरता हुआ रहेगा, अगर ये सारा चीज गिरता हुआ रहेगा, डिक्लाइनिंग रहेगा, तो अभी मैं अगर एक नया बिजनेस लाता हूँ, तो लोग क्या मेरा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसको खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि परचेसिंग पावर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जो कि एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को, एक बिजनेस को, वो बिजनेस आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसमें ये सब चीजों का बड़ा हाथ रहता है। ठीक है, अब देखो अगला चीज, सोशल फैक्टर्स, लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब, अगर मैं एक नया बिजनेस सोच मतलब चालू करने का शुरू कर रहा हूँ, नया बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ ना, तो मेरे माथा में पहले ही आता है कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, क्या पता लोग क्या कहेंगे, क्या पता मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, क्या पता मेरा दोस्त क्या सोचेगा। ये सब जो चीज है ना, ये है एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, ये है सोशल फैक्टर्स, जो कि इन्फ्लुएंस कर देते हैं कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को, एक बिजनेस को। ठीक है, अगला चीज है देखो, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो जो चीज इम्पोज किया जाता है ऑन अ बिजनेस, उनको हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स बोलते हैं, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज। मान के चलो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, या फिर ऐसा प्रोडक्ट के रिलेटेड बिजनेस करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट ने इलीगल करार कर रखा है। तो अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि ये चीज का बिजनेस आप नहीं कर सकते, ये प्रोडक्ट आप नहीं बना के बेच सकते, तो मैं कैसे बेचूंगा? ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर टैक्सेशन सिस्टम है, मान के चलो मैं एक ऐसा चीज का प्रोडक्शन करने वाला हूँ, या फिर ऐसा सर्विस लोगों को देने वाला हूँ जिसमें कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो मुझे क्या लगेगा कि भाई साहब मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, लेकिन एक ह्यूज चंक ऑफ मनी तो गवर्नमेंट के लिए जाएगा, इससे बेहतर मैं कोई ऐसा बिजनेस कर लूं जिसमें टैक्स रेट कम है। तो ये है टैक्सेशन सिस्टम का इम्पैक्ट। सब्सिडीज, बहुत टाइम क्या होता है ना, ये जो अंडर डेवलप्ड प्लेसेस हैं, ये जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, इनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि लोग, मतलब नेशन वाइड सबको बोलता है, सब एंटरप्रेन्योर्स को, सब बिजनेसमैन को बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके अपना बिजनेस सेटअप करो, मैं तुम्हें सब्सिडी दूंगा। ठीक है, मान के चलो ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि शिमला, ठीक है, शिमला थोड़ा अंडर डेवलप्ड है कंपेयर टू दिल्ली, कंपेयर टू बॉम्बे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहता है तो सबको क्या बोलेगा कि तुम लोग आओ और शिमला में जो है तुम लोग अच्छा से अपना बिजनेस सेटअप करो। अगर शिमला में तुम लोग बिजनेस सेटअप करता है, मैं तुम्हें सब्सिडी दूंगा, तुम जो टोटल मशीनरी खरीदेगा उसका एक पार्ट मैं बेयर करूंगा। तो ये सब होता है सब्सिडीज। और गवर्नमेंट एक रीजन को डेवलप करने के लिए ज्यादातर ये सब्सिडीज वगैरह देती है। ठीक है, तो अगर मेरे को कहीं स्पेसिफिक जगह में बिजनेस करने से कुछ सब्सिडी मिलता है ना, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट है। तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ चलो यहाँ पे जाके बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, अगला चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक स्टेट का, एक रीजन का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रोड्स है, क्या कनेक्शन सिस्टम है, क्या कनेक्टिविटी है, ये सब चीज पे भी डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योर्स कहाँ पे जाके अपना बिजनेस खोलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट का, कोई रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना, तो वहां पे बिजनेसेस बहुत अच्छे से फ्लरिश हो पाते हैं, बिजनेसेस बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। ठीक है, देखो अगला चीज है लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम यानी कंपनीज एक्ट। देखो अगर मेरे को इंडिया में कोई कंपनी बनाना है ना, तो मेरे को कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा। अब एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस मानना है मुझे, अगर वो बहुत ज्यादा कम्बसम रूल्स होगा, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं टफ रूल्स होगा, बहुत कुछ मान के चलो उसका फॉर्मेलिटी होगा, तो आदमी कंपनी बनाने से पहले, अपना बिजनेस शुरू करने से पहले 10 बार सोचेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर उन प्रोसेसेस को, उन चीजों को इजी ईज आउट कर दिया जाए, ठीक है, कंपनीज एक्ट में वो जो प्रोविजंस हैं, वो जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो जो प्रोसीजर्स हैं, उनको ईज आउट कर दिया जाए, उनको स्मूथ कर दिया जाए, तो एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा अच्छे से अपना बिजनेस को या फिर अपना नया कंपनी को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी। तो क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज। अगर आपको
ऐसा एबिलिटी है कि आप एक नया आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम जो कि एग्जिस्टिंग था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया टेक्निक ला सकते हैं। तो उस एबिलिटी को हम लोग क्रिएटिविटी बुलाते हैं। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। क्रिएटिविटी is the ability to generate new ideas and to solve problems in a new way. It is an important personal quality of an entrepreneur as it helps him to stand out from the competition and to ensure sustainability of his business. अगर एक entrepreneur को अपना business का लॉन्ग ग्रोथ इंश्योर करना है ना, उसका सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना है ना, तो उसको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने शुरू से बोला है कि बिजनेस चलते चलते एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे सब कुछ मोनोटोनस हो जाता है, सब कुछ क्या बोलते हैं, मतलब घिसा पिटा सा चीज हो जाता है सब कुछ। उस टाइम पर अगर आप बिजनेस में कुछ नया चीज नहीं लाओगे, बिजनेस को थोड़ा नया वैसे मार्केट में प्रेजेंट नहीं करोगे ना, अपने प्रोडक्ट को कुछ नया रूप नहीं दोगे ना मार्केट में, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं। तो इसी स्किल को हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं, इसी एबिलिटी को हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव है तो वो अपना बिजनेस को सालों साल आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, आई गेस क्रिएटिविटी एकदम क्लियर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, एक सेकंड, मैं तुरंत नंबरिंग देख रहा था। ठीक है, देखो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, चलो अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। ये जो क्रिएटिविटी है ये कैसे जनरेट होता है, ये जो कंसेप्ट हमने अभी जस्ट समझा कि क्रिएटिविटी होता क्या है, ये आता कहाँ से है वो हम लोग देखते हैं। तो क्रिएटिविटी का सबसे जो पहला स्टेप है वो है आइडिया जर्मिनेशन, आइडिया का पैदा होना। ये होता है आइडिया जर्मिनेशन। पहले क्रिएटिविटी होना, मतलब क्रिएटिव होने के लिए ना सबसे पहले एक आइडिया चाहिए दिमाग के अंदर कि हाँ ऐसे कर सकते हैं शायद। सेकंड चीज है प्रिपरेशन, फाइंडिंग आउट हाउ टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। वो जो आइडिया मात्रा में आया ना, अब हम उसका प्रिपरेशन करेंगे कि हाँ अब इस आइडिया को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसका कमर्शियल अप्रोच, कमर्शियल एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो देखेंगे। थर्ड स्टेप है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन माने ग्रोथ ऑफ द आइडिया एंड इट्स वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन द सबकॉन्शियस माइंड। इंक्यूबेशन स्टेज में ना वो जो आइडिया मेरे को आया था उसको मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ, उसको लेके मैं चिंतन मनन करता रहता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसको ग्रो कैसे किया जाए, उस आइडिया को एकदम एक फिजिकल फॉर्मेट देने के लिए, उसका फिजिकल एक्चुअल एप्लीकेशन करने के लिए ना ये इंक्यूबेशन करते हैं हम, कि उसको बार बार सोचते हैं कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये सोचते हैं। ये है इंक्यूबेशन प्रोसेस। फोर्थ स्टेप है इल्यूमिनेशन और रियलाइजेशन। ये इंक्यूबेशन वाला प्रोसेस, ये जो सबकॉन्शियस माइंड में मैं एक चीज को लेके बार 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 सोच रहा हूँ ना, अल्टीमेटली क्या होता है, मेरे को एक वे आउट मिल जाता है। मेरे को एक दिमाग में फाइनल प्लान रेडी हो जाता है कि हाँ ऐसे करना है इस काम को, ऐसे ऐसे हमको आगे बढ़ना है, ये करना है। ठीक है, ये है इल्यूमिनेशन या फिर रियलाइजेशन। इसी के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इल्यूमिनेशन और रियलाइजेशन। इंक्यूबेशन प्रोसेस के बाद जब एंटरप्रेन्योर को ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ ऐसे हमको काम करना है, उस स्टेज को हम बोलते हैं, उस स्टेप को हम बोलते हैं रियलाइजेशन या फिर इल्यूमिनेशन वाला स्टेज। देखो स्टेप 5 है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, to verify whether the plan will be commercially successful and is it practically possible to implement the plan। वेरिफिकेशन वाला स्टेज में हम क्या करते हैं ना, प्लान रेडी हो जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये प्लान को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या ये प्लान सक्सेसफुल रहेगा, क्या इस प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये होता है क्रिएटिविटी का लास्ट स्टेप, वेरिफिकेशन। आई गेस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी क्लियर है। ये एग्जाम में काफी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी मैंने देखा हुआ है।
ठीक है, आता है ये एग्जाम में, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी एक्सप्लेन करने का, तो उस टाइम पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखो अगला चीज है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? Innovation may be defined as a process of making change in something that is already in existence by introducing new methods, new ideas, products, etc. तो इनोवेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ना एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को हम नया वे में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, अगर हम एक, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज में हम अगर कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है, कुछ नया उसमें मसाला छिड़काते हैं और उसको पब्लिक के सामने, उसको मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इट इज बेसिकली ब्रिंगिंग अ न्यू अप्रोच इन द बिजनेस। बिजनेस को करने का एक नया अप्रोच, एक नया वे आप निकालने को हम लोग इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला है इन्वेंशन। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक सेकंड। हाँ, अगला है हम लोग का 9 नंबर पॉइंट, जो कि है इन्वेंशन। अभी इनोवेशन और इन्वेंशन में ना बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, और बच्चा लोग क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाता है। इन्वेंशन का क्या मीनिंग लिखा हुआ है वो पहले देखो। इन्वेंशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट हैज नेवर बीन मेड बिफोर, और समथिंग दैट द मैनकाइंड हैज नेवर सीन बिफोर। तो इन्वेंशन क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम ऐसा कुछ बनाते हैं जो कि आज से पहले इस दुनिया में किसी ने ना देखा हो। इनोवेशन, इन्वेंशन एक प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है, कोई नया आइडिया हो सकता है जिस आइडिया के बारे में इस दुनिया में पहले किसी ने ना सोचा। और सॉरी, ये है इन्वेंशन का मीनिंग। और इनोवेशन क्या है? जब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज में हम लोग कुछ मॉडिफाई करते हैं तब उसको इनोवेशन बुलाते हैं, लेकिन जब हम ऑल टुगेदर एक नया ही चीज बना देते हैं तब उसको इन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, आई गेस इन्वेंशन और इनोवेशन का डिफरेंस भी क्लियर है, और इंडिविजुअली ये दोनों चीज भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। स्टेप 1, एनालिटिकल प्लानिंग। ये जो इनोवेशन है ना, कुछ चेंज करना, एक एग्जिस्टिंग चीज में कुछ चेंज करना, इस चीज को करने के 4 स्टेप्स है। ठीक है, पहला है एनालिटिकल प्लानिंग। प्लानिंग विद द एड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। पहले आपको अपना रीजनिंग लगा के सोचना है, प्लान करना है कि ये जो एग्जिस्टिंग चीज है इसमें क्या मॉडिफिकेशन, क्या एडिशन हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, नया कुछ चेंज करने के लिए जो जो जरूरी है, जो जो चीज आपको जरूरी है उस चीज को, उस चेंज को लाने के लिए उन सारे चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है। थर्ड स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। ये जो आपने प्लान किया, उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारा जो रिसोर्स है उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको अब आप इम्प्लीमेंट करते हो। और फोर्थ स्टेप है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेड प्लान। ये जो प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया है इसको कमर्शियली बिजनेस के वे में आप अप्लाई करते हो, ताकि इस इनोवेशन से आपको जो डिजायर्ड रिटर्न चाहिए, इस इनोवेशन से आपको आपके कंपनी का जो ग्रोथ चाहिए, जो कमर्शियल अप्रोच आपको इस इनोवेशन से पाना है, उस चीज को आप पा सको। ठीक है, देखो ये है प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। अगले पॉइंट में चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, ठीक है, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहला चीज, क्रिएटिविटी बूस्ट बिजनेस रेपुटेशन। आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें आपने क्या किया, कुछ क्रिएटिव किया, कुछ इनोवेटिव किया, कुछ नया लाया, इससे क्या हुआ, आपका बिजनेस डेवलप हुआ, आपका बिजनेस ग्रो हुआ, तो आपका बिजनेस का जो रेपुटेशन है ना, वो क्रिएटिविटी से डेवलप होता है, बूस्ट होता है, आगे बढ़ता है। सेकेंड चीज है, देखो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इंश्योर्स सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। जो कि मैं बहुत देर से ही आपको बोलते आ रहा हूँ कि
कुछ सालों बाद ना आपका बिजनेस मोनोटोनस हो जाता है, घिसा पिटा हो जाता है। उस टाइम पर अगर आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन से उस बिजनेस में कुछ नया लाते हो ना, तो आपका बिजनेस जो है वो सालों साल चलता रहता है, वो सरवाइव करता रहता है। अगर आपके बिजनेस में क्रिएटिविटी और इनोवेशन है, तो आपका बिजनेस सालों साल सरवाइव करेगा। देखो, गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझते हैं अच्छे से। अगर आपको एक मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है ना, अगर आप मार्केट में जो कंपटीशन है उस कंपटीशन से आगे बढ़ जाते हो, मार्केट में आपके जो क्या बोलते हैं राइवल्स हैं, जो आपके मार्केट में आपके अगेंस्ट कॉम्पीट कर रहे हैं, उनसे अगर आप बेहतर कुछ अपने बिजनेस में ला देते हो ना, तो उस चीज को अचीव करने के बाद हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर लिया। और क्रिएटिविटी और इनोवेशन वो चीज है जो कि आपको बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला चीज है, देखो, इंश्योर्स बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा हो सकता है कि मेरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है चिप्स बनाने का, ठीक है, चिप्स बनाने का। एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लैपटॉप का बैटरी थोड़ा लो हो गया था। चलो, पॉइंट नंबर डी पे थे शायद हम लोग। हाँ, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इंश्योर्स बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाते हो ना आपके बिजनेस में, तो आपका बिजनेस का जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बेहतर होता था, मतलब बेहतर हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा था कि मेरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है पोटैटो चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग का। अगर मैं कुछ क्रिएटिविटी से, कुछ इनोवेशन से एक बेहतर और वेल इक्विप्ड एडवांस्ड मशीन लाता हूँ जो कि पोटैटो चिप्स को बनाने में और मदद करेगा, तो क्या होगा, मेरा पोटैटो चिप्स का जो क्वालिटी है ना, मेरा प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है ना, वो बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपके बिजनेस में क्रिएटिविटी और इनोवेशन है, तो आपके बिजनेस का जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, आपके बिजनेस का जो सर्विस गिव कर देने का जो क्वालिटी है, वो दिन प्रतिदिन बेहतर हो जाता है। ठीक है, देखो, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन प्रोवाइड्स न्यू वेज इन सॉल्विंग इश्यूज। अगर आपको कोई चीज का इशू है, कोई प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना जो नया वे देता है, जो नया वे आउट देता है, वो नया वे आउट ना क्रिएटिविटी और इनोवेशन से देता है। देखो, बिजनेस का जन्म ही इसीलिए होता है कि सोसाइटी में ह्यूमन काइंड को कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम का जो सलूशन है, हर एक प्रॉब्लम का जो सलूशन है, उस सलूशन को अगर आप एक नए डायमेंशन से, एक नए वे से सॉल्व करना चाहते हो हर एक प्रॉब्लम को, तो वो आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। अगला है, इंश्योर्स सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है, तो आपका बिजनेस सालों साल ग्रो करेगा और सस्टेनेबल रहेगा, चलता रहेगा आपका बिजनेस। ठीक है, और लास्ट है, एड्स इन अडेप्टिंग टू चेंज। बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट में लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाते हैं, और उस टाइम पर आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, अगर आप उस प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लाओगे, अगर आप उस ट्रेंड के साथ अपने बिजनेस को इन लाइन नहीं लाओगे ना, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, ऑब्सोलीट हो जाएगा। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल कोविड में, कोविड से पहले ये जो टीचिंग इंडस्ट्री था, ये पूरा ना ऑफलाइन पे था। ठीक है, ज्यादातर मतलब ऑलमोस्ट पूरा पूरा ऑफलाइन पे था। लेकिन जब से कोविड आया, ये टीचिंग इंडस्ट्री ही क्या हुआ, पूरा ऑनलाइन हो गया। आज के डेट में लोग ऑफलाइन में पढ़ने आने से ज्यादा ऑनलाइन में पढ़ना बेहतर, मतलब ऑनलाइन में पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में जिन टीचरों ने इन इस ऑनलाइन मोड के साथ अपना जो तालमेल है उसको बैठा लिया, वो आज भी चल रहे हैं, उनका बिजनेस आज भी सस्टेनेबल है, उनका बिजनेस आज भी ग्रोइंग है। लेकिन उस टाइम पर जिन टीचरों ने ये ऑनलाइन मोड अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया, आज के डेट में देखो उन टीचर का हालत क्या है। आज के डेट में देखो उन टीचर्स के बाद कोई पढ़ता ही नहीं है, या फिर जो पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, जस्ट ड्यू टू दे कुड नॉट अडेप्ट टू द चेंज। ठीक है, तो बिजनेस में भी ऐसा होता है कि आपको मार्केट का जो नया ट्रेंड है, उस नया ट्रेंड के साथ आपके बिजनेस को इन लाइन लाना पड़ता है, सेम ट्रैक में दोनों को चलाना पड़ता है। नहीं चलाओगे तो आपका बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाएगा।
ठीक है। और चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, और ये आज के क्लास का सबसे लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, मैं बकैती कर रहा हूँ और आप लोग शांत होकर सुन रहे हैं, तो आई नो इट्स बोरिंग। सो चलो इसी के साथ खत्म करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है, ये जो दो चीज है, इन दोनों चीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब क्रिएटिविटी और इनोवेशन ना एकदम हैंड इन हैंड चलते हैं और एकदम साथ साथ चलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। अब क्रिएटिविटी मीन्स generation of new idea, and innovation means implementation of that idea and converting it into reality। एक चीज सोचो, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप नया आइडिया तो ला दोगे, लेकिन अगर आपके पास इनोवेशन नहीं है तो उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस आइडिया का जो कमर्शियल एप्लीकेशन है वो आप नहीं कर पाओगे। तो क्रिएटिविटी के साथ साथ इनोवेशन भी होना जरूरी है। और अगर आपके पास सिर्फ इनोवेशन है तो आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, तो आपको फिर दिक्कत कि इनोवेशन तो है, आइडिया मिल जाए तो हम उसको इम्प्लीमेंट तो कर ले, लेकिन आइडिया मिले तब ना, आइडिया ही नहीं मिल रहा है। तो कोई भी एक चीज अगर आपके पास है तो आप अधूरे हो, आपको दोनों चीज चाहिए। इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि entrepreneurship इज इक्वल टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। entrepreneurship का मतलब है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को साथ साथ लेके चलना और बिजनेस को आगे बढ़ाना। बिना क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ साथ चले आप एंटरप्रेन्योरशिप को कैरी ऑन नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आपको सारा जो मैंने कंसेप्ट समझाया वो समझ में आया होगा। एंड थैंक यू, टेक केयर, we'll meet in the next class. Goodbye everyone.